हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की एनसीईआरटी से ब्रायोफाइटा टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट लाइन है, ब्रायोफाइटा में मोस तथा लीवरवर्ट आते हैं। मतलब ब्रायोफाइटा को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोस और लीवरवर्ट, जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये मोस और लीवरवर्ट कहाँ होते हैं? पहाड़ियों में होते हैं, नम और छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ब्रायोफाइटा के डायग्राम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम हमको दिया हुआ है लीवरवर्ट मार्केंशिया, जिसमें अ है हमारे पास मादा थैलस और ब है हमारे पास नर थैलस। तो मादा थैलस में स्त्रीधानीधर, जैमाकप, मूलाभ, और नर थैलस में पुंधानीधर, जैमाकप और मूलाभ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मोस में हमको फ्यूनेरिया और स्फैग्नम का डायग्राम दिया हुआ है। फ्यूनेरिया में दो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है। फर्स्ट है हमारे पास में बीजाणुद्भिद और सेकंड है हमारे पास में युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद में आते हैं सीटा और पत्तियां, युग्मकोद्भिद में आता है मुख्य अक्ष और मूलाभ। और नेक्स्ट है हमारे पास में स्फैग्नम का युग्मकोद्भिद है, जिसमें आता है स्त्रीधानी शाखा और प्रपर्ण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हें जल स्थलचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। जो ब्रायोफाइटा होता है उसका लैंगिक जनन कहाँ पर होता है? उसका लैंगिक जनन होता है जल में। ये प्राय नम, सीलन तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं? अगर ब्रायोफाइटा किसी एक स्थान पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं तो उसके चारों तरफ आक्रमण करके वो पूरी जगह घेर लेते हैं। आगे देखिए, इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। इनकी पादपकाय कैसी होती है? कंपैरिजन टू एल्गी अधिक डिफरेंशिएट होती है। ये थैलस की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा होता है। थैलस का मतलब है लैक ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, रूट एंड स्टेम, मतलब कि इसमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। रूट और स्टेम भी इसमें क्या होती है? एब्सेंट तो नहीं बोल सकते, मतलब बहुत कम तौर पर पाई जाती है। एक कोशिक और बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सब स्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती है। इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इनमें मूल सम, पत्ती सम अथवा तना सम संरचना होती है, मतलब कि इनके समान संरचना होती है। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है। जो इसकी मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है? अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइटा क्या करते हैं? युग्मक उत्पन्न करते हैं। युग्मक इन द सेंस स्त्रीधानी से अंडा और पुंधानी से पुमंग, ये उत्पन्न करते हैं। तो इस कारण इनको क्या कहा जाता है? युग्मकोद्भिद कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी और द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करती है। जो इसमें नर लैंगिक अंग है उसको पुंधानी कहा जाता है। ये क्या करती है? द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करती है। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहती है। और स्त्रीधानी कैसी होती है? फ्लास्क के आकार की होती है, जिसमें कि एक अंडा होता है। अब हम क्या समझेंगे कि इनकी फर्टिलाइजेशन करने की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो पुमंग को सबसे पहले ये क्या करते हैं? पानी में छोड़ दिया जाता है। मतलब पुमंग को क्या कर देते हैं? ये रिलीज कर देते हैं। और ये पुमंग क्या करते हैं? ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं। पुमंग जो होंगे वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे, स्त्रीधानी के संपर्क में आएंगे और अंडे से क्या हो जाएंगे? संगलित हो जाएंगे, जिसके कारण युग्मनज बनता है। और इसके कारण क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। अब इसके जायगोट के बनते ही इसमें तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता, इससे एक बहुकोशिक बीजाणुद्भिद बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है। अब जो इससे स्पोरोफाइट बनता है वो मुक्त जीवी नहीं होता, तो ये कैसा होता है? बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। ये ऐसे युग्मकोद्भिद से जुड़ता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। और ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़कर क्या करता है? अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है।
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे, उससे ही आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट समझते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्राम की फॉर्म में समझेंगे। हमारे पास में युग्मकोद्भिद कौन कौन से होते हैं? नर लैंगिक अंग जिनको पुंधानी कहते हैं, स्त्री लैंगिक अंग में स्त्रीधानी आती है, ठीक है। मादा लैंगिक अंग में स्त्रीधानी आती है। नर लैंगिक अंग पुंधानी से पुंमणु और स्त्रीधानी से अंड का निर्माण होता है। अब ये दोनों क्या करते हैं? संगलित होते हैं, संयोजित होते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। हमको पता है कि पुंमणु कैसा होता है? द्विकशाभिक होता है। द्विकशाभिक ये 2 कशाभिकाएं होती है इसमें, जो इसको पानी में, जब नर लैंगिक अंग पुंधानी पुंमणु को पानी में रिलीज करती है तो ये द्विकशाभिकाएं उसको चलने में सहायता करती है, ठीक है। अब युग्मनज में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से बीजाणुद्भिद बनता है। हमको पता है कि जो समसूत्री विभाजन होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो संतति कोशिका में बनने वाले गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। अब बीजाणुद्भिद में से क्या बनती है? बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। अब इससे अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? जो मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की आधी रह जाती है संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। अब बीजाणु में क्या होगा? अंकुरण होगा। अंकुरण के पश्चात क्या बन जाएगा? युग्मकोद्भिद बन जाएगा। तो ये हमको समझ में आ गया। अब एक बार इसका डायग्रामेटिक फॉर्म देखेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास में पुंधानी है और ये स्त्रीधानी है। पुंधानी से पुंमणु कहाँ चले गए? पानी में चले गए। पानी में जाने के बाद ये स्त्रीधानी के अंड से जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर ये दोनों जुड़ने के बाद में क्या बना लेंगे? ये बीजाणुद्भिद बना लेंगे। और ये बीजाणुद्भिद की संरचना हमको नीचे दी गई है। सबसे नीचे होते हैं यहाँ पे पाद, जो कि यहाँ इस स्ट्रक्चर से, स्त्रीधानी से जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके ऊपर होते हैं सीटा। सीटा क्या काम करते हैं? भोजन का अवशोषण करते हैं। कहाँ से? युग्मकोद्भिद से भोजन का अवशोषण करते हैं और ये युग्म अवशोषण करके कैप्सूल तक पहुँचाते हैं। और कैप्सूल में कौन सी कोशिका होती है? बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। इन बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होता है? मियोसिस होता है। और मियोसिस होने के कारण इसमें अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। और बीजाणु बनने के बाद में ये बीजाणु अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर किसका निर्माण कर देते हैं? युग्मकोद्भिद का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जब ये वाला फ्लो चार्ट पढ़ते हैं तो हमने इसमें क्या देखा कि बीजाणु से डायरेक्ट युग्मकोद्भिद बन रहा है। मतलब बीजाणु का अंकुरण हुआ और युग्मकोद्भिद का निर्माण हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष अंकुरण। इसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष अंकुरण, जो कि हमको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है? ये होता है लीवरवर्ट में। तो मोस में किस प्रकार का अंकुरण होता है? मोस में ये वाली प्रोसेस यहाँ तक तो सेम रहेगी। फिर इसके बाद में क्या बनते हैं? प्रथम तंतु बनते हैं, जिनको प्रोटोनीमा भी बोलते हैं। प्रथम तंतु बनने के बाद में ये तंतु गिर जाते हैं और फिर जितने, जैसे ये हमारे पास में स्ट्रक्चर बनी, इस तरीके के तंतु बनते हैं। तंतु बनने के बाद में ये तंतु नीचे गिर जाते हैं और जितने भी तंतु नीचे गिरते हैं उससे किसका निर्माण होता है? युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष अंकुरण। प्रत्येक तंतु युग्मकोद्भिद बनाता है। मतलब कि जो जो तंतु नीचे गिरेंगे वो किसका निर्माण करेंगे? युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। आई होप आपको ये पूरी स्ट्रक्चर और जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, एक बार अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे लीवरवर्ट की। तो आप देख सकते हैं लीवरवर्ट, सबसे पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि लीवरवर्ट का नाम लीवरवर्ट क्यों पड़ा है, क्योंकि इसकी आकृति कैसी होती है? यकृत के समान होती है। लीवरवर्ट प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। तो ये तो हमको पता ही है कि ब्रायोफाइटा कहाँ उगते हैं? नम छायादार स्थानों पर उगते हैं, दलदले स्थानों पर उगते हैं। लीवरवर्ट की पादपकाय थैलासाब होती है, मार्किंशिया के समान होती है। थैलस पृष्ठाधर होते हैं, अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिन्हें तने की तरह की रचना पर 2 कतारों में होती है। अब देखो, इसमें पत्तियां तो होती नहीं है, तो पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती है। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन होता है। जो ये अलैंगिक जनन कौन सी परिस्थिति में होगा? प्रतिकूल परिस्थिति में। जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक कलियां होती है। मैंने आपको जब इसका डायग्राम दिखाया था तो उसमें बताया था कि इसमें जेमा कप प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें जेमा कप कहते हैं।
में स्थित होती है, अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग जाता है। ठीक है, मैं एक बार आपको वापस रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे हमने ये वाला डायग्राम देखा है लीवरवर्ट का, तो इसके यहाँ पे स्त्रीधानी धर में भी ये जैमा कप उपस्थित होते हैं और पुंधानी धर में भी क्या होता है, ये जैमा कप उपस्थित होते हैं। अब आप देखिए जैमा कप में क्या होता है, जिन्हें जैमा कप कहते हैं, इसमें बहुत सारी अलैंगिक कलियां होती है। अब हम क्या देखेंगे, लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद इसमें स्पोर बनेगा और स्पोर में फिर क्या होता है, अंकुरण होता है। अंकुरण होने के बाद में उसमें मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं, जो हमने यहाँ पे लास्ट के स्टेप में देखा है। या आप देख सकते हैं ये स्पोर बना हमारे पास में बीजाणु, बीजाणु में क्या हुआ, अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद में युग्मकोद्भिद बन गया। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इससे समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आप ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो अब हम मोस की थ्योरी देखेंगे। मोस में क्या होता है, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। अब इसमें जीवन चक्र की सबसे प्रभावी अवस्था कौन सी होती है, युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास पहली अवस्था प्रथम तंतु, जो स्पोर से बनता है। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब कि बीजाणु तो बना, बीजाणु बनने के बाद इसमें क्या बनते हैं, तंतु बनते हैं। मैंने आपको बताया था प्रथम तंतु बीजाणु से बनता है, बीजाणु तक की प्रोसेस वही लीवरवर्ट के समान रहेगी। फिर बीजाणु बनने के बाद में क्या बनते हैं, इसमें प्रथम तंतु बनते हैं। ये विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्राय तंतुमयी होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रथम तंतु बनता है, तो तंतु ये पत्ती की तरह क्या हो जाते हैं, देखिए ये इस तरह से पत्ती के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जो प्रथम तंतु बनते हैं पत्ती के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे। अब पतला सा, इसमें एक सीधा पतला सा तना होता है, जिसमें सर्पिल रूप से पत्तियां लगी होती है। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी होती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मोस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। कायिक जनन होगा कैसे, द्वितीय प्रथम तंतु का विखंडन होगा और मुकुलन होगा। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी होती है तथा स्त्रीधानी पत्तीदार परों की चोटी पर स्थित होती है। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट में विकसित होता है, जो पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मोस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। ये लाइन आपको हाईलाइट करनी है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, मियोसिस में स्पोर बनते हैं, मोस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली है। अब आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, फ्यूनेरिया याद रखना है, पॉलीट्राइकम याद रखना है और स्टैग्नम याद रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक रीड करना है और जो जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद करके रखने हैं। ये देख लीजिए आप एक बार फिर से रिवीजन के लिए। हाँ, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि जो ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास में सबसे पहले N गुणसूत्र होते हैं, फिर N से क्या बनते हैं, हमारे पास में 2N बनते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।